configuration of the JFET. So let's discuss the fixed bias configuration. So we came at the discussion of biasing configurations, or in other terms the DC analysis. With the help of DC analysis we will calculate the Q points, which is VGSQ and IDQ. इनपुट Q पॉइंट हमारा कितना है, VGSQ एंड IDQ. और इनपुट Q पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट में मैं KVL लगाता हूँ. जैसे ही मैं इनपुट में KVL लगाता हूँ तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ, क्योंकि मुझे पता है कि इनपुट में करंट तो कुछ जाएगा नहीं, I इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मैं इनपुट में KVL की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, VGSQ का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकता हूँ. तो यहाँ मैंने जैसे ही VGSQ का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया मेरा VG, और फिर मेरे पास करंट का इक्वेशन होता है ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर. जब मैं इस VGSQ को इस VGS की जगह पुट करता हूँ तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ IDQ. ओके, so this is equation number 2, and these both VGSQ and IDQ are our Q points. Similarly, जो हम आउटपुट KVL इक्वेशन लिखेंगे वहाँ से मैं क्या करूँगा, VDS का वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ. ओके, और ये हमारा आउटपुट है. तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेल्प से मैं जाता हूँ. ID इज इक्वल टू, आई नो दैट IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर. तो मैं पहला वाला पॉइंट लेता हूँ वेयर आई, जहाँ पे मैं ID को VGS को 0 रखता हूँ तो ID इज इक्वल टू IDSS आ जाएगा. आई गेट द नंबर 1 पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में मैं कैसे ले सकता हूँ, जहाँ पे मैं ID को 0 रखता हूँ तो आई विल गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ VGS. सो दिस इज पॉइंट नंबर 2. एट थर्ड पॉइंट आई विल पुट द VGS इज इक्वल टू VP बाई 2 and correspondingly I will get the value of ID and I will get the point number 3. In this fashion I could draw this transfer characteristics, and from that transfer characteristics I could easily get the value of IDQ and VGSQ. अगला है हमारा सेल्फ बाइस कॉन्फ़िगरेशन. सेल्फ बाइस कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ दिखता है. इसका हमने DC इक्विवेलेंट सर्किट बनाया तो वो ऐसा कुछ दिख रहा है. मैं इनपुट KVL इक्वेशन लिखूंगा. मैंने इनपुट KVL इक्वेशन लिखा तो मेरे को यहाँ से VGSQ का वैल्यू मिल गया. नाउ दिस VGSQ के वैल्यू को मैं करंट के इक्वेशन में पुट किया मेरे को, तो IDQ का वैल्यू मिल गया. तो IDQ का वैल्यू मेरे को ऐसा कुछ मिल गया. तो IDQ का जो वैल्यू है ना, यहाँ पे मुझे क्लियरली नहीं मिला है. ऐसा कुछ जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मिल रहा है. जब ये क्वाड्रेटिक बनता है और इस क्वाड्रेटिक IDQ को मैं सोल्व करता हूँ क्वाड्रेटिक को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने पर मेरे को IDQ का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, तो हमने क्या चीज़ देख रहे हैं कि जब फिक्स्ड बाइस वाला केस था उसमें हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो थे वो इंडिपेंडेंट थे. तो वी वुड हैव इजीली कैलकुलेटेड आर VGSQ एंड IDQ. ओके, बट इन केस ऑफ द सेल्फ बाइस वी कैन सी दैट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. हैंस द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर टू कैलकुलेट द VGSQ एंड IDQ. और अगला है हम ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. पहला पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ID को 0 रखता हूं तो आई विल गेट 1 वैल्यू ऑफ VG एंड 1 पॉइंट ऑल्सो. सेकेंड पॉइंट पे मैं VGS को 0 रखूंगा तो मुझे ID का वैल्यू मिल जाएगा विच इज IDSS. थर्ड पे मैं क्या करूँगा, VGS इक्वल टू VP बाई 2 रखता हूँ और आई विल गेट अप 1 वैल्यू. इन 3 पॉइंट की हेल्प से एक जगह मैंने क्या ID को 0 रखा था. ID को जब मैंने 0 रखा था विच इज हियर, तो मेरे को VGS का वैल्यू मिलेगा दैट वुड बी इक्वल टू VP. ओके, मेरे को ये मिला. दूसरा पॉइंट मेरे को कब मिला, जब मैंने VGS को 0 रखा तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ IDS. थर्ड पॉइंट आई विल गेट समवेयर इन द मिडल एंड आई फ्रॉम देयर आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IDQ एंड IGS. ओके, लोड लाइन मैं आराम से लिख सकता हूँ. लोड लाइन का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 से ही लिख सकता हूँ. यहीं से मैं लोड लाइन का इक्वेशन सिंपल लिख सकता हूँ कि ID इज इक्वल टू VGS अपॉन RS. तो लोड लाइन क्या है, इनपुट से आएगा VGS इक्वल टू ये था, इसको मैंने रीअरेंज किया तो ID इज इक्वल टू 1 अपॉन RS इंटू VGS. सो दिस वुड बी माई लोड लाइन इक्वेशन विच आई हैव रिटन फ्रॉम द KVL इनपुट KVL इक्वेशंस. ओके, अब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन पॉइंट करता हूँ तो मेरे को आराम से क्या मिल जाएगा, Q पॉइंट मिल रहा है. अगला है मेरा वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग ऑफ JFET. तो इस तरीके ये वाला सर्किट होता है, इसका मैंने DC ये आ गया. और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, KVL लिखता हूँ. इनपुट KVL लिखूँगा मैं, इनपुट KVL ये वाला.
जब मैंने इनपुट KVL लिखा तो यहाँ से मेरे को VGSQ का वैल्यू मिल गया। VGSQ के वैल्यू को अगर मैं ID के वैल्यू में रखूँगा तो आई विल गेट द IDQ। ओके, और IDQ के वैल्यू को मैं यहाँ आराम से इस ग्राफ हूँ, क्योंकि मैं जो इनपुट इक्वेशन है मेरा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वहाँ से मैं लोड लाइन भी लिख सकता हूँ, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगला है मेरा कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द JFET। कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द JFET में मैं जब इनपुट इक्वेशन लिखता हूँ तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ, यहाँ से ये मिल गया मेरे को VGSQ, ठीक है, और ये मेरा VGSQ है, और ये मेरा ID का इक्वेशन जब मैं इसमें रखता हूँ तो ये थोड़ा डिपेंडेंट इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, सोल्व करना पड़ेगा, बट आ जाएगा फाइनली आंसर। ओके, और ये लोड लाइन का मेरा इक्वेशन है ही। इस तरीके से मैं इसको सोल्व करता हूँ तो आई विल इजीली गेट द Q पॉइंट्स। सो द आउटपुट वोल्टेज भी मैं आराम से इस पर्टिकुलर आउटपुट में KVL लिख के मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। वंस आई विल गेट द वैल्यू ऑफ IDQ। JFET बाइसिंग का स्पेशल केस होता है एक, जहाँ पे VGS 0 होता है। अब जब VGS 0 है तो इसका मतलब VGSQ भी 0 है, तो एक पॉइंट तो मैं आराम से मिल गया कि VGSQ = 0। ओके, इस पर्टिकुलर केस के लिए। और जब मैं VGSQ को 0 रखता हूँ ID वाले क्वेश्चन, तो आई विल गेट IDQ = IDSS। तो यहाँ हमको कुछ सोल्व करना ही नहीं पड़ता। जब भी हमको ये कॉन्फ़िगरेशन दिखता है तो हम देखते ही बता देते हैं कि इसका जो बाइसिंग पॉइंट है VGSQ और IDQ वो 0, IDSS होता है। तो समरी क्या है, हम किस तरीके से बाइसिंग पॉइंट को कैलकुलेट करें। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट पे आप क्या करो, फाइंड द इनपुट इक्वेशन बाय KVL। इनपुट में KVL लगाओ और वहाँ से आपको जो इक्वेशन मिलता है वहाँ से आपको VGSQ मिलेगा। ओके, VGSQ को आप क्या करो, जो करंट का इक्वेशन होता है ID = IDSS 1 - VGS/VP का स्क्वायर, इसमें आप पुट करो तो यहाँ से आपको IDQ का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, हमको ID वर्सेस VDS जो कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कर्व ड्रॉ करना है। उसके लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए। पहला पॉइंट हमें मिलेगा जहाँ हम ID को 0 रखेंगे तो वहाँ से हमें VGS का एक वैल्यू मिलेगा। सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, VGS को 0 रखेंगे तो हमें ID का एक वैल्यू मिलेगा। थर्ड नंबर पे हम VGS को VP/2 रखेंगे और वी विल गेट 1 वैल्यू ऑफ ID। तो इस तरीके से हमने तीनों पॉइंट को ड्रॉ करते हैं तो हमें एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगा। चौथे नंबर पे हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ दी लोड लाइन फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है उसी से हम क्या करते हैं, लोड लाइन ड्रॉ करते हैं, और दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है ना वो Q पॉइंट होता है। दिस इज सिंपल प्रोसीजर विच इज अ काइंड ऑफ समरी। note it is very important। नेक्स्ट इज डिप्लीशन टाइप। सो अब डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की किस तरीके से बाइसिंग करनी है, उसका भी सेम सा ही फंडा है। Q पॉइंट उसके भी VGSQ और IDQ है। यहाँ पे भी ID का इक्वेशन IDSS 1 - VGS/VP का स्क्वायर होता है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, लोड लाइन ड्रॉ करेंगे और हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ़र्क क्या होगा यहाँ पे हमने देखा था कि JFET के केस में VGS > 0 नहीं हो सकता, VGS इज लेस देन इक्वल टू 0 होता है। जबकि DMOSFET के केस में क्या होता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ VGS के इज > 0। सो हमारा जो Q पॉइंट होता है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल सकता है, जबकि JFET के केस में क्या होता है, हमें केवल सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं हमें Q पॉइंट मिलेगा। जबकि हमें जो DMOSFET होता है उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हमें क्या मिल सकता है, हमें Q पॉइंट मिल सकता है, नथिंग न्यू। और यहाँ से एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसकी हेल्प से अगर हम इस एग्जांपल को सोल्व करें तो हमें 3 पॉइंट चाहिए यहाँ भी। पहला पॉइंट हमें वही ID = 0 रखेंगे, वहाँ से मिल जाएगा। सेकंड पे हम क्या करेंगे, तो वहाँ से हमें एक VGS का वैल्यू मिलेगा। सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, VGS को 0 रखेंगे तो वहाँ से ID का वैल्यू मिलेगा। थर्ड पे हम VGS को VP/2 पुट करेंगे और ID का वैल्यू मिलेगा। और लोड लाइन ड्रॉ करो, इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व को ड्रॉ करो, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट करके हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ द स्पेशल पॉइंट इज ऑल्सो इन द केस ऑफ DMOSFET। जहाँ पे हम VGS को 0 रखते हैं तो हमें यहाँ भी ID का जो वैल्यू होता है वो IDSS मिलता है, और वही जैसा MOSFET में था वहाँ है। अगला होता है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड थ्रू एन एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से होता है यहाँ भी कि VGSQ और IDQ जो होता है उसको इनपुट इक्वेशन लिखो आप, इनपुट KVL, और वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट। ओके, पहला पॉइंट हमें किससे ID को 0 रखा तो मेरे को VGS = VP एक वैल्यू मिला। सेकंड पे मैं क्या करता हूँ, VGS को मैंने 0 रखा तो आई विल गेट 1 वैल्यू ऑफ ID विच इज IDSS। थर्ड नंबर पे मैं करता क्या हूँ,
वी जी एस इज इक्वल टू, मैंने वी पी बाई टू पुट किया तो मेरे को आई डी का वैल्यू मिल गया। फोर्थ नंबर पे मैं करता क्या हूँ कि वी जी एस को मैं वी पी बाई टू से माइनस वी पी बाई टू से छोटा रखता हूँ कोई भी, और एक पॉइंट कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 4 पॉइंट कैलकुलेट किया और उनकी हेल्प से मैंने क्या किया, एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ किया और अब मैं लोड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एज पर द वैल्यू ऑफ आर, जो भी है आर पे डिपेंडेंट है ना, तो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आई विल गेट दिस। ओके, तो आई डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1/RS इंटू वी जी एस प्लस का वी जी अपॉन आर एस, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम एक्स प्लस सी, वी जी एस क्यू कोमा आई डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 0.8 वोल्ट कोमा 3.1 मिली एम्पियर। अब हम डिस्कस करते हैं ई मोसफेट का बाइसिंग किस तरीके से होता है। सेम है, यहाँ भी हमको ट्रांसफर कर्व ड्रॉ करना है, लोड लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है और वी कैन इजीली ड्रॉ। यहाँ पे फर्क इतना ही है कि बस जो आई का इक्वेशन होता है ना, यहाँ पे ये लगाना होता है हमें, आई डी इज इक्वल टू के टाइम्स वी जी एस माइनस वी टी का होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ भी हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो व्हेन वी जी इज लेस देन वी टी, आई डी इज 0। तो के का वैल्यू में आ रहा है, इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। समटाइम्स हमें ये चीज़ें दी हुई होती है कि वी टी दिया होता है, आई डी ऑन दिया होता है, वी जी एस ऑन दिया होता है। इफ आई पुट दोज वैल्यूज देन आई कुड इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के फॉर द ई मोसफेट। ओके, तो 4 पॉइंट ड्रॉ करके आई कुड इजीली। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ द फैट्स। तो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में सिंपल है कि हमें कैपेसिटर को तो हम ओपन सर्किट कर ही देते हैं, सॉरी कैपेसिटर्स को हम क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और हम क्या करते हैं एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उनका स्मॉल सिग्नल मॉडल भी ड्रॉ करेंगे। तो दीज आर सम नोटेशंस विच कुड बी नोटेड कि जब स्मॉल के साथ स्मॉल ही होता है तो उसको एसी कहते हैं, जब कैपिटल के साथ कैपिटल होता है तो उसको डीसी कहते हैं, और जब स्मॉल के साथ कैपिटल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टोटल कह देते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर केस है, ये मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ किस चीज़ के लिए, ई मोसफेट के लिए। ई मोसफेट का वी नो कि उस केस में क्या होता है, जो वी जी एस होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो उसका जो कर्व आता है ना, ये जो ट्रांसफर कर्व होता है वो इस तरीके से कुछ आता है। ओके, आई डी वर्सेस वी जी एस। ओके, और वी जी एस का वैल्यू मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, ये मेरा लोड लाइन आ गया। आई डी कितना होता है, आई डी को मैं लिख सकता हूँ कि आई डी जो होता है ना, दैट इज फंक्शन ऑफ वी जी एस एंड वी डी एस। ओके, और मैं अगर इसको टेलर सीरीज से लिखूँ तो आई कुड इजीली राइट एज ए डेल्टा आई डी अपॉन डेल्टा वी डी एस, सॉरी डेल्टा आई डी अपॉन डेल आई डी इज इक्वल टू डेल्टा वी डी एस अपॉन डेल वी डी एस प्लस डेल वी जी एस डेल्टा वी जी एस अपॉन डेल वी जी एस, जो हमने प्रीवियस केस में बीजेटी वाले केस में देखा था। और फिर मैं नीचे से डेल जो आई डी है उसको मैं इधर भेजता हूँ, तो आई विल गेट दिस डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस टाइम्स डेल्टा वी जी एस और डेल आई डी अपॉन डेल वी डी एस टाइम्स डेल्टा वी डी एस। सो फॉर स्मॉल सिग्नल वेरिएंट आई डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा आई डी अपॉन डेल वी जी एस इंटू स्मॉल वी जी एस और डेल आई डी अपॉन डेल वी डी एस इंटू स्मॉल वी डी एस। तो बेसिकली जो डेल्टा वाला जो था उसको मैंने ए सी मान लिया, जो ए सी है भी, और डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस ये क्या है, ये स्लोप है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की, और सेकंड वाली क्या है, 1 अपॉन स्लोप है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको हम GM कह दिया और इसको मैंने 1/R0 कह दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जी, तो ये वाला जो टर्म होता है ना, हमने देखा, देखो किस तरीके से हम ड्राइव कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो हमारा आई डी है वो फंक्शन किसका है, VDS और VGS का है। उसको मैंने टेलर सीरीज से डेल्टा आई डी अपॉन वो वाला लगा के खोला, तो ये आ गया मेरा। उसको मैंने ट्रांसफ़र किया, तो डेल्टा वाला जो है उसको मैं स्मॉल जो AC वाला चीज़ है, मतलब उसको मैं डेल आई डी और टोटल करंट है कुल मिला के, उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से मैंने लिखा, तो डेल आई डी अपॉन डेल VGS मतलब स्लोप ऑफ द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स वो GM होती है, और 1 अपॉन स्लोप ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वो R0 होता है। तो इस तरीके से मैं इस इक्वेशन पे आ सकता हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जहाँ से हम क्या करेंगे, सर्किट ड्रॉ करें, इक्विवेलेंट मॉडल लाएंगे। मोसफेट का इक्विवेलेंट मॉडल इसी इक्वेशन से ड्रॉ करेंगे हम। तो कुछ इक्वेशन है, कुछ फॉर्मूले हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना चाहिए। पहला होता है GM इज इक्वल होता है μN/Cox W/L इंटू VGS माइनस VT, इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, और GM मेरा कितना था, डेल्टा आई डी अपॉन डेल VGS
ओके, सो बेसिकली ये क्या है मेरा स्लोप ऑफ द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ये इस तरीके का जो हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से होता है, या तो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं। इनका जो स्लोप होता है, ठीक है, वही मेरा क्या होता है, स्लोप में क्या होता है बेसिकली, इसमें यही तो होता है। तो ये डेल आई डी होता है और ये डेल वी जी एस होता है। तो डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस इज माई जी एम। ओके, सो स्लोप ऑफ द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जी एम इज इक्वल टू डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस म्यू एन। और अगला है मेरा म्यू पी सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल, ये मेरा पी मोस के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 आई डी एस एस अपॉन मोड वी पी 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी। मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, जी एम को इस तरीके से भी मैं लिख सकता, ये भी एक तरीका। मैं किस तरीके से लिखा, दैट आई विल सी। आई डी का इक्वेशन देखो सबसे पहले मैंने जी एम का इक्वेशन ये देख लिया। ओके, देन आई विल सी द आई डी का इक्वेशन उसी तरीके से। आई डी का इक्वेशन होता है हाफ म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी का होल स्क्वायर। ओके, जबकि जी एम का कितना था, उसका था कि म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी। यहाँ पे हाफ और स्क्वायर ये दोनों काइंड ऑफ 2 वाले दोनों जगह ऐड हो जाते हैं। और आई डी में से अगर मैं वी टी का स्क्वायर को मैं बाहर लेता हूँ तो म्यू एन हाफ म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल वी टी स्क्वायर 1 माइनस वी जी एस माइनस वी टी का होल स्क्वायर ये बचता। अब ये वाला जो पूरा टर्म होता है ना, उसको हम आई डी एस एस कहते हैं। ठीक है, इसको मैंने आई डी एस एस कह दिया, हाफ म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू बाई एल वी टी स्क्वायर। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, आई डी इज इक्वल टू आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी टी का होल स्क्वायर। ओके, सो ये सेकंड टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखिए, जी एम को मैंने इस तरीके से लिखा और आई डी को इस तरीके से लिखा म्यू एन सी एक्स के टर्म्स में। अब मेरे को आई डी एस एस दे रखा है तो आई कैन राइट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द आई डी एस एस। तो आई डी को मैं कितना लिखूंगा, आई डी एस एस इंटू 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी टी का होल स्क्वायर। और जी एम को भी मैं उसकी टर्म्स में लिख सकता हूँ, वो किस तरीके से, वो हो जाएगा 2 आई डी एस एस अपॉन वी टी 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी टी। ये होता है जी एम का मेरा इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो चारों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इनको याद रखना चाहिए और इसको भी याद रख लो। ख़त्म, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आई डी जो है वो वी डी एस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और जहाँ पे वी ए क्या है और लैम्बडा जो मेरा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन वी ए होती है। वी ए क्या है, मेरा अर्ली वोल्टेज है जो कि अर्ली इफेक्ट को इंडिकेट करता है। सो आई डी इज वॉट, इट इज हाफ म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी स्क्वायर 1 प्लस लैम्बडा वी डी एस। तो लैम्बडा मेरा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वी ए। वी ए इज अ इफेक्ट ऑफ अर्ली वोल्टेज इफेक्ट है, बेसिकली ये काइंड ऑफ अर्ली वोल्टेज है। एंड आई डी वुड बी इक्वल टू आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी टी का होल स्क्वायर, which we have already derived, could be seen in the equation number 3rd. Now GM is what? GM is basically differentiation of the ID with respect to the VGS. If I perform this particular function, then I could easily get the equation number 4th. So how I am getting the equation number 4th from the equation number 3rd? That's what has been shown, because GM is directly nothing but differentiation of this equation number 3rd with respect to the VGS. That's what I have done here. कि 2 आई डी एस एस अपॉन मोड वी टी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी टी। So now let's move forward. So once I differentiate the ID equation with respect to the VDS, because I am definitely going to get some useful result out of by differentiating this particular equation with respect to the VDS, which is R0. Because R0 is what? R0 is the slope of the output characteristics curve, 1 upon slope of the output characteristics curve. So I am very much interested in getting the ID differentiation with respect to the VDS. That would give me the 1 upon R0. So if I differentiate this particular equation of the ID, this, with respect to the VDS, then I will get the expression of, I am getting the value lambda times ID, because I am simply getting lambda times this whole terms. VDS के रिस्पेक्ट में करूँगा तो मेरा लैम्बडा बाहर आ जाएगा और ये वाला जो मेरा सारा टर्म है ये भी मेरा बाहर आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट एन आईडी।
सो यहाँ से मैं आराम से ये चीज़ लिख सकता हूँ कि आर जीरो वुड भी कितना, लैम्डा वी डी एस अपॉन लैम्डा आई डी, सॉरी डेल्टा वी डी एस अपॉन डेल्टा वी डी, 1 अपॉन लैम्डा आई डी, उसको मैं इतना भी लिख सकता हूँ कि वी अपॉन आई डी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आर जीरो का वैल्यू कितना होता है, वी अपॉन आई डी, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ डी सी एनालिसिस। कि हमको अगर आर जीरो का वैल्यू फाइंड करना है फॉर द ए सी एनालिसिस, देन फर्स्ट वी हैव टू गो थ्रू द डी सी एनालिसिस, फ्रॉम देयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई डी। Generally value of the VA is given, that is not a function of the early DC analysis. Early voltage value is given, but the value of ID have to be found from the DC analysis, and then we could calculate the value of R0 and AC analysis. Okay, so in this way AC analysis is not something independent, it is basically depending on the DC analysis, stability biasing points, delta VD upon delta ID. This is 1 upon slope of the output curve. Okay, R0 ये slope है, वही दिखाया हुआ है। Now graphical method of calculation of the GM and R0 कुछ नहीं है, हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि जो हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व था उसका जो स्लोप है ना वो मेरा क्या है, वो GM है, सिंपल। तो अगर मेरे को दो वैल्यू ऑफ ID दे दे और दो वैल्यू ऑफ VGS दे दे तो आई कुड इजीली कैलकुलेट द डेल्टा ID upon delta VDS, and in this fashion I will get the value of GM. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का जो 1 अपॉन स्लोप हो जाएगा, इसका स्लोप जो होगा उसको अगर मैं 1 अपॉन डिवाइड कर दूँ उस कर्व का स्लोप को, तो दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ R0, आउटपुट रेजिस्टेंस। ओके, सो हमने देख लिया कि डीसी एनालिसिस करके हमको GM और R0 फाइंड करना है फटाफट से, और हमें ऑपरेटिंग पॉइंट भी फाइंड करने हैं, बाइसिंग पॉइंट बेसिकली डीसी एनालिसिस से, और एसी एनालिसिस की हेल्प से हम वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, करंट गेन, ऑल दीज फैक्टर्स विल कैलकुलेट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द, लेट्स डायरेक्टली जंप नाउ इनटू द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। सो अगर मेरे पास ये सर्किट है मेरा और इसका मेरे को स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करना है, तो हमें पता है कि इसको दो स्टेप में करते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट है ना वो कुछ ऐसा आ रहा है, कर सकते हैं कि हमने जितने भी कैपेसिटर थे उनको शॉर्ट कर दिया, इसका सोर्स को मैंने ओपन कर दिया, तो ये मेरा आ गया। और जो मेरा मोसफेट है उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये मेरा बेसिकली इफ़ आई जूम इट डाउन आई विल बी गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। ओके, इट्स नॉट विजिबल क्लियरली, बट इफ आई this, तो I will replace my MOSFET in the AC equivalent circuit by this particular equivalent arrangement, and then I will get the small signal model. So I am getting this. If I properly arrange this, then I am finally getting this. From here I can easily calculate the ZI, voltage gain, output impedance, all these parameters. So if I calculate from here the value of the input impedance, then I will get the RG. ZI का वैल्यू मैं आराम से फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से, Z0 का मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से, RD आ रहा है बिकॉज वैल्यू ऑफ R0 इज वेरी वेरी लार्ज। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर। दूसरे नंबर पे मैं वोल्टेज गेन फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये जो मेरा करंट है ये दोनों के बेसिकली पैरेलल में इधर से जा रहा है, तो ये माइनस का GM RD पैरेलल R0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, तो AB का वैल्यू मेरा आ गया। अगर बहुत बहुत बड़ा है तो मेरा वैल्यू GM RD ही हो जाएगा। अब मैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का भी इसी तरीके से कर सकता हूँ, ये है इसका मैं AC इक्विवेलेंट तो बना ही सकता हूँ। AC इक्विवेलेंट ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है उसको मैं AC स्मॉल सिग्नल मॉडल से रिप्लेस करता हूँ। ओके, जब मैंने इसको स्मॉल सिग्नल मॉडल से रिप्लेस किया तो आई विल गेटिंग दिस, आई एम गेटिंग दिस, और फ्रॉम हेयर आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V0। V0 इज नथिंग बट द करंट गोइंग इन द पैरेलल ऑफ दिस अरेंजमेंट माइनस GMVR। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग टू बी नोटेड। Number 2, I am getting the input impedance which is nothing but R1 parallel R2. Okay, and number 3, I am getting the Z0 which is nothing but whenever जब भी हमको Z0 फाइंड करना होता है तो हम दो चीज़ें करते हैं। नंबर 1, जो हमारा सोर्स होता है उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और जो हमारा लोड होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं। बेसिकली इन जनरल केस व्हेन वी आर कंसिडरिंग द आउटपुट इम्पीडेंस, इफ the question asks only output impedance, then we have to exclude the load included in the overall output impedance which we take at this terminal,
Okay, but generally in general case the output impedance is taken at this end. That's why the load is simply open circuited. तो R इज नेग्लेक्टेड, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर दिया मैंने। अगला होता है कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन का ये है, स्मॉल सिग्नल मॉडल मैंने ड्रॉ किया, स्मॉल सिग्नल मॉडल को मैंने रिप्लेस किया। देखो इसका सिंपल होता है स्मॉल सिग्नल मॉडल, मेरे पास 3 टर्मिनल होते हैं, आई एम हैविंग दिस 3 मॉडल। ओके, ये J होता है, ये मेरा D होता है, ये मेरा S होता है। जब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ तो मेरा G जो होता है ना, G वाला टर्मिनल, ये तो मेरा ओपन ही रह जाता है, और मेरा जो D से S वाला जो ये होता है ना, ये शॉर्ट हो जाता है बाई ए करंट सोर्स। ओके, एक करंट सोर्स जिसका वैल्यू जो मेरा ड्रेन और सोर्स होता है ना, उसके बीच में एक करंट सोर्स आता है और एक रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। और इस करंट सोर्स का वैल्यू मेरा कितना होता है, GM इंटू VB, GM इंटू VB मेरा इसका वैल्यू होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है मेरा R0। ओके, सो इन दिस फैशन हम देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ड्रेन है, अब इसमें इसका कैसा आएगा, ये वाला नीचे वाला ग्राउंड तो ओपन ही रह जाएगा, और इसके बीच में क्या होगा, मेरा करंट आएगा। करंट वो देखो ये बन गया ड्रेन और सोर्स के बीच में, इस तरीके से इक्विवेलेंट बन गया। एंड अगर मैं यहाँ से मैं क्या करता हूँ, KCL लगाता हूँ एट नोड एस। वेयर इज नोड एस, यहाँ पे मैं अगर KCL लगाता हूँ यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे मैंने जब KCL लगाया तो यहाँ से मैं आराम से VGS का वैल्यू, मैंने V0 का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। दिस इज इंपॉर्टेंट केस समथिंग। ओके, तो यहाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बट अगर मैं KCL को ढंग से लगाता हूँ तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ V0 फ्रॉम हियर, कुड बी सीन इजीली। ओके, मेरे को यहाँ से V0 का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, इसको सोल्व यहाँ पे बैठ के करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। वही R0 ये सब सेम फॉर द कॉमन ड्रेन एंड सोर्स फॉलोअर के लिए भी हम वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, एंड ये सब हमको करके देखना चाहिए। आउटपुट इम्पिडेंस, ड्रेन फीडबैक, अगेन ड्रेन फीडबैक का भी वी हैव टू सोल्व इट ऑल्सो। आई विल गेट देन वी कम्स एट द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस फॉर द JFET, उसी का भी फिक्स्ड बायस होता है, ठीक है। सिमिलर फैशन इसी तरीके से हम स्मॉल सिग्नल, देन वी रिप्लेस द स्मॉल सिग्नल सर्किट, AC इक्विवेलेंट सर्किट with the small signal model, and then calculate in the similar fashion, getting a similar kind of expressions. Self bias, again we have to solve them, no alternative. वैल्यू ऑफ Z0, वैल्यू ऑफ जब भी Z0 कैलकुलेट करना होता है तो वी पुट दी इनपुट सोर्स शॉर्ट एंड और लोड को ओपन रखो, और देन वी कैलकुलेट दैट। ओके, यहाँ पे इजीली कैलकुलेट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, सो जस्ट फोकस। Some of the expressions are really tricky and they need to be solved before just jumping into the exam halls. Okay, exam halls these things are directly being asked. Self bias में भी हम RS को bypass किस तरीके से, देखो RS bypass हो रहा है, और in this fashion I can easily calculate. Okay, potential divider bias, again the similar kind of things. Common bias or source follower, this solve this in the similar fashion, and we are getting this. And common gate में भी KCL लगाओ नोड पे, और you have to solve that also. So these are nothing but we have to solve them. There is no formula which need to be remembered. These are just the expressions which need to be kept, concept kept to be kept in the mind, and just solve them. That's it. That will help.